पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत 2024 में देखिए 5वें चरण के चुनाव के समाप्ति के बाद अब बारी है छठे चरण के चुनाव की। 8 सीटें हैं छठे चरण में और 8 सीटों पर हम आपको चुनाव से पहले बता रहे हैं कि परिस्थितियां क्या हो रही हैं वहां पर। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। इसके पूर्व में हमने 3 सीटों पर आपको बताया। अब 3 सीटों के बाद बाकी के अगले सीट, जिसमें शिवहर, गोपालगंज और सिवान की क्या परिस्थितियां हैं, इस पर हम चर्चा करने के लिए अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के पास चलते हैं। बातचीत सबसे पहले शिवहर की करेंगे। सर, शिवहर की भी लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। वहाँ पर इस बार शिवहर में प्रत्याशी बदल दिया गया, पार्टी ही बदल दी गई। जदयू की तरफ से वहाँ पर उम्मीदवारी कर रही हैं आनंद मोहन की पत्नी है, वो इस बार उतरी हुई है चुनाव मैदान में। शिवहर में भी हमने देखा कई दिग्गज जो हैं वो उतरे हुए हैं। तो क्या लग रहा है शिवहर में क्या होगा? दोनों गठबंधन से प्रत्याशी नया है जी। बीजेपी वहाँ की सीट रहती थी बीजेपी के पास। रमा देवी लगातार 9, 14, 19 में जीती वो, और काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतती रही हैं जी। और इस बार जेडीयू ने भी वहाँ दिया है लवली आनंद को। ये लवली आनंद वही है आनंद मोहन की पत्नी, जो अभी हाल में जेल से रिहा हुए हैं। और ये लवली आनंद पूरे बिहार में जो राजपूत बहुल क्षेत्र है वहाँ घूम घूम कर लड़ती हैं। ये वैशाली में भी लड़ी हुई हैं, बाढ़ में भी, जिस समय बाढ़ लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, नीतीश कुमार का जो गढ़ था, क्योंकि बाढ़ के जो अभी विधायक हैं वो भी राजपूत जाति से आते हैं। तो ये और अभी गई हैं वहाँ शिवहर, तो ये चुन चुन के देती हैं। इनको लेकर के वहाँ पे काफ़ी नाराज़गी है रमा देवी को टिकट कटने से लेकर के, क्योंकि रमा देवी वैश्य जाति से आती हैं और रमा देवी का टिकट कटने से वैश्य जो है जो एनडीए से नाराज़ दिख रहा है। इससे बहुत देर तक नाराज़ नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आनंद मोहन को अपने राजपूत वोटरों पे है। इतना ही नहीं, रमा देवी तो नाराज़ हैं ही, उनके कारण वैश्य नाराज हैं। पवन जायसवाल जो मोतिहारी के ढाका के विधायक हैं, उनके साथ तू में हो गई थी आनंद मोहन की। एक लाल बाबू प्रसाद हैं बीजेपी के नेता, वो भी वैश्य जाति से आते हैं। तो उसके बाद आनंद मोहन ने यहाँ तक कह दिया था पवन जायसवाल को, आने दीजिए 2025 आपको दिखा देंगे। तो पवन जायसवाल ने कहा पलट के 25 तो बाद में आएगा, पहले 24 आ रहा है। मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई थी। तो वैसी स्थिति में वहाँ जो है एकदम एनडीए के अंदर बाद में लोगों ने उसको पैचअप करने का प्रयास किया, लेकिन नाराजगी तो है अभी भी अंदर। हाँ, नाराजगी है। और एनडीए के, क्योंकि आनंद मोहन को उनका जो स्वभाव है वो एकला चलो की रणनीति पर चलते हैं। वो मतलब एक तरह से कहते हैं जो हमको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम निकाल लेंगे, अकेले ही चुनाव जीत लेंगे। लेकिन वैसे ठीक है, क्या वो मानते हैं कि मतलब राजपूत वोट बैंक अभी भी उनके साथ है? क्योंकि जदयू के अंदर भी कई राजपूत नेता हैं जो चाहते हैं कि भाई राजपूत, असली राजपूत जो है वो हमारे साथ है, मतलब हमारे साथ वोटिंग उनका परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। राजपूत नेता के लिए देख लिए तो जय कुमार सिंह भी घूमते हैं राजपूत नेता के रूप में, संजय सिंह भी घूमते हैं राजपूत नेता के रूप में, बीजेपी से नीरज कुमार बबलू घूमते हैं राजपूत नेता के रूप में, मतलब राणा रणधीर सिंह घूमते हैं राजपूत नेता के रूप में। तो जो जहाँ अपना जिस इलाके का रहा वहाँ अपने आप को राजपूत नेता के रूप में स्थापित कर देता है। तो इसीलिए ये कहना कैसे मुनासिब होगा जो वो मतलब एस्टेब्लिश राजपूत नेता हैं। हाँ ठीक है, मतलब एक ज़माने में उनका वर्चस्व था, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये सब इलाकों में पप्पू यादव से उनकी अदावत रहती थी। पप्पू यादव पिछड़ों के नेता हुआ करते थे, ये फॉरवर्ड के नेता हुआ करते थे। इसी में आनंद मोहन और पप्पू यादव की मतलब उदय हुआ था। तो एक जमाने में था। लेकिन यहाँ पे है जो रमा देवी फैक्टर काम कर रहा है, और रमा देवी का फैक्टर यही नहीं, शिवहर नहीं, सीतामढ़ी में भी काम किया और आगे मोतिहारी में भी काम करने वाला है। क्योंकि मोतिहारी में राधा मोहन राजपूत जाति से आते हैं और रमा देवी बगल में शिवहर से वैश्य जाति से। तो रमा देवी को राजपूत वोट मिलता था शिवहर में और राधा मोहन सिंह को वैश्य वोट मिलता था मोतिहारी में। तो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाता था, तो आराम से दोनों सीट बीजेपी के खाते में चली जाती थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, तो सीताराम सिंह वहाँ से कई बार एमपी रहे। सीताराम सिंह रहे वहाँ से, तो वो 2004 में थे एक बार एमपी, और उसके बाद और भी
तो सीताराम सिंह के पुत्र जो है रंजीत सिंह, जी वो ओबीसी की पार्टी से खड़ा हो गए। अब वो ताल ठोक कर कह रहे हैं उनके पिताजी को आनंद मोहन ने जानबूझ के हरवाया था शिवहर में। अब वो ये कहते हुए घूम रहे हैं। तो अब वो आनंद मोहन सिंह के जो वोट बैंक है उसमें सिनवारी कर रहे हैं रंजीत सिंह, और सीताराम सिंह का वहाँ रुतबा था और आज भी है वहाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो 26 साल के बाद, ये 16-17 साल के बाद आए हैं आनंद मोहन निकल के। और ये उनका बेटा चेतन आनंद शिवहर का विधायक है जी। घूमता भी है क्षेत्र में, वो लोगों के दरवाजे घूमा भी है। और इस तरह से कहें जो एनडीए के लिए रितु जायसवाल जो है ना, वो एक परेशानी का कारण बन सकता है। अब रितु जायसवाल हर भाषण में ये बोलते चल रही है जो आपको डीएम का हत्यारा को बनाना है कि डीएम बनाने वाले, जो डीएम जिसको हमारे पति पढ़ाते हैं कोचिंग में, वो छात्र बन के डीएम बनेंगे कि डीएम के हत्या करने वाले परिवार को जिताना है। ये एक बहुत बड़ा मतलब कहें, मतलब लालू प्रसाद यादव ने बड़े चुन के कैंडिडेट वहां पर दिया है। हाँ दिया, पिछली बार उन्होंने दिया था मुस्लिम कैंडिडेट सैयद फैसल अली को, वो भी हार गए थे, लगभग 3,40,000 का अंतर था। तो दोनों, और एक बात सबसे खास है, रितु जायसवाल हो या आनंद मोहन हो, दोनों बाहरी कैंडिडेट के रूप में उन पर लग रहा है ठप्पा। आनंद मोहन भी सहरसा के रहने वाले, रितु भी सीतामढ़ी की रहने वाली। ठीक है, रितु जायसवाल का मायका है वहाँ, लेकिन वो रहती हैं क्योंकि सीतामढ़ी से मुखिया हैं किसी पंचायत से, तो सिंहासनी पंचायत है, हाँ वहीं से मुखिया है। तो दोनों पे बाहरी होने का, दोनों का अपना आवास भी नहीं है, दोनों होटल में रह के चुनाव की मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो बाहरी का आरोप तो दोनों पे लग रहा है, दोनों नया है। और आनंद मोहन को टक्कर मिल रही है। वैश्य जाति का वोट जो है वो पूरी तरह से क्या कहें, मतलब आरजेडी को अच्छे खासा तौर पे मिलेगा। साथ में अगर यादव और मुसलमान भी मिल जाता है तो रितु जायसवाल के लिए और फायदा होगा। तो एक तरह से कहे जो वहाँ भी लड़ाई कांटे की है। मतलब अभी जितना हम सुबह से जब हम लोग चर्चा किए बेतिया, मोतिहारी और वाल्मीकि नगर, वहाँ एनडीए साफ तौर पे निकलता हुआ दिख रहा था हम लोग को, लेकिन यहाँ पे कांटे की टक्कर है। आनंद मोहन परेशान है जरूर, और आनंद मोहन की जो परेशानी है रितु जायसवाल, जो कि हमको लगता है जो मुश्किल से 2 साल पहले राजनीति में आई है। बिल्कुल। और प्रवक्ता के रूप में वो वहाँ पे काम करती थी, वो वहाँ पे आरजेडी में। और एक तरह से कहे जो उठा के ये एक तरह से कहे जो आरजेडी वालों ने एक दांव खेला है। और कहे जो एक लॉटरी नहीं आदमी लेता है, लॉटरी का टिकट खरीदता है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो ये आरजेडी के वालों ने इस पर दांव खेला है। अब देखिए कितना सफल हो पाता है। चलिए शिवहर के बाद गोपालगंज की सीट की तरफ बढ़ते हैं। गोपालगंज की सीट पर क्या है, लगता है सर कि क्या हो सकता है ये? देखिए गोपालगंज सीट 2009 में रिजर्व हो गया, सुरक्षित सीट है ये। हाँ 2009 में सुरक्षित हुआ है परिसीमन के बाद जी। और गोपालगंज का भी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। यहाँ पे 2014 में जनक राम जीते थे, 19 में जेडीयू के आलोक सुमन जीते, और 9 में जेडीयू के ही पूर्णवासी राम जीते थे। और उसके पहले कहे तो लगातार यहाँ से कांग्रेस की जीत होती रही है। कांग्रेस के लोग यहाँ से जीतते रहे हैं। मतलब 1962 से लेके 77 तक ये 4 बार कांग्रेस जीती, और ये यूपी के सीमा पर है। 1980 में कांग्रेस के ही नगीना राय जीते थे। मतलब ये हाई प्रोफाइल सीट है भी रही, लेकिन आजकल मतलब प्रत्याशी जो है या जो कैंडिडेट है, जो एमपी है, उस टाइप का अभी मतलब अपने नहीं है। तो पार्टी के आधार पर, एनडीए के आधार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत हो रही है। वहाँ का एक चीज़ है गोपालगंज में, एक चीज़ देखिए, तीन सीएम बिहार को गोपालगंज ने दिया। अब्दुल गफूर, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, ये 3 सीएम बिहार को गोपालगंज ने दिया है जी। तो इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। और गोपालगंज में लगभग 6 विधानसभा है, बैकुंठपुर, गोपालगंज, बरौली, कुचायकोट, हथुआ और भोरे। और वहाँ का जो है परसेंटेज आप अगर देखिएगा अगर वोटरों का, तो वहाँ ब्राह्मण 17% है। लेकिन भले ही क्षेत्र रिजर्व हो, लेकिन ब्राह्मण सबसे अधिक है। उसके बाद मुस्लिम 14%, यादव 13%, राजपूत 13%, 4% कोयरी, 3% कुर्मी, 5% भूमिहार। ये है वहाँ का लगभग आपको क्या कहते हैं आंकड़ा। और अनुसूचित जाति है लगभग 12.5%,
और अनुसूचित जनजाति है लगभग 2.5%। जी तो कहे जो गोपालगंज जो सुरक्षित होने के बाद उधर से गोपालगंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है महागठबंधन के लिए, क्योंकि वो सीट दे दिया जाता है वीआईपी को। वीआईपी को मिला है। हाँ जी और वीआईपी को ऐसी सीट मिली है जिसमें एनडीए को वॉकओवर मिलता हुआ दिखता है। जी तो इसलिए गोपालगंज में आलोक कुमार सुमन पर दांव लगाया गया था पिछली बार, इस बार भी उन्हीं को टिकट दिया गया। और ये बहुत सुलझे हुए लोग कहते हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान है। नीतीश कुमार ने अचानक इनको उठा के दे दिया था ये टिकट। नहीं होता है जो कभी कभी अचानक किसी को टिकट मिल जाना, वो जीत जाना लहर में, इसमें लहर थी एनडीए की। जी तो इसलिए वो 14 में भी बीजेपी वहाँ से जीता। और अच्छा, इसमें एक सवाल है कि गोपालगंज की सीट जैसे लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाता है, लालू यादव का गांव भी है, वहाँ पे राबड़ी देवी का भी वहाँ पे गांव भी है, तो क्या लालू परिवार की तरफ से क्या वहाँ पर कोई सांसदी का चुनाव नहीं लड़ सकता था? पाटलिपुत्रा पे मीसा भारती लड़ रही हैं, सारण में आप रोहिणी आचार्य को देखते हैं, तो गोपालगंज में भी क्या उनके परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उतर सकता था? उनका गाँव था, उनके लोग भी चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। एक बार उन्होंने ट्राई किया था अपने साले साधु यादव को देकर के, उसमें सफलता नहीं मिली उनको। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है रत्नेश, 1980 से लेकर 2019 तक 12 सांसद हुए, अब कोई रिपीट नहीं हुआ। वही ना, मतलब कभी जेडीयू, कभी बीजेपी, तो कभी कांग्रेस, तो कभी मतलब कोई चेहरा रिपीट नहीं हुआ। अच्छा, मतलब बदलते रहे हाँ, सांसद, जनता ने हर को 5 ही साल का मौका दिया, हर चेहरे को, जो मेरे पास जो इनपुट है। जी और 84 में मतलब कांग्रेस की लहर थी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके बावजूद भी, उस लहर के बावजूद भी ये सीट गया था विपक्ष के पास, कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। जी जी जी, तो इसलिए इस गोपालगंज की ये खासियत है, मतलब रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है हमको अपना चेहरा बदलते ही रहना है। हर 5वें साल पे हम नया चेहरा देंगे। और मतलब एक तरह से कहें जो ये हमको तो बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जनता मूड बदलते रहती है, मूड बदलते रहती है, सांसद को रिपीट नहीं करती है। इस बार क्या होने वाला है 2024? क्या वाकई में सांसद इस बार शायद वो रिकॉर्ड टूटे, रिपीट हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट वीआईपी के हैं, तो शायद वीआईपी के हैं, और वीआईपी के कैंडिडेट का वहाँ पे कोई मतलब औचित्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई मल्लाह क्षेत्र भी नहीं है। मल्लाह क्षेत्र तो इधर नॉर्थ बिहार में है। जी जी जी, तो इधर कुछ है भी नहीं। और यादव है, अब यादव पर अब लालू यादव की उतनी पकड़ है कि नहीं है, उस पर भी डिपेंड करने का ये भी चलेगा पता इस बार के 4 तारीख को चुनाव में। तो पप्पू यादव जीतते हैं तो समझ जाएंगे जो यादव पे पकड़ नहीं रही लालू यादव की। अब वो देखना पड़ेगा, जो अशोक यादव जीत जाते हैं तो पता चलेगा जो लालू यादव की पकड़ नहीं रही यादव की, और बीजेपी के हैं वो। ऐसे बहुत सारे जगह पे है, मतलब जगह पर एनडीए की तरफ से यादव कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो लालू यादव का जो तिलिस्म है, जो लालू यादव दावा करते हैं, जो हम यादवों के एक छात्र नेता हैं, हम किसी दूसरे यादव को पनपने नहीं देंगे, वो पता चल जाएगा अशोक यादव की जीत से, वो चल जाएगा पप्पू यादव की जीत से, अगर वो जीत जाते हैं तो वैसी स्थिति में वो तो 4 तारीख को चलेगा पता। और तो अब हम लोग तो इसीलिए वो कहे तो गोपालगंज जो है ये एनडीए के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है, हमको लगता है जो एनडीए इसमें यहाँ से निकाल लेगी। चलिए आगे सिवान लोकसभा क्षेत्र में बढ़ते हैं। सिवान में भी हैना साहब शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय हैं, वहीं लक्ष्मी कुशवाहा जदयू की प्रत्याशी है वहाँ पे एनडीए की तरफ से, और निर्दलीय प्रत्याशियों में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कई लोगों की। और साथ ही साथ अगर आरजेडी की बातचीत की जाए तो अवध बिहारी चौधरी वहाँ पे उतरे हुए हैं। तो क्या लग रहा है सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला है, चतुष्कोणीय मुकाबला है, क्या होने वाला है सिवान में? देखिए यहाँ पे एक अगर टैग लाइन दिया जाए, साहब, बीबी और गैंगस्टर के बीच मुकाबला है। साहब शहाबुद्दीन हुए, बीबी उनकी हिना हुई, और विजय लक्ष्मी के जो पति हैं वो अपने जमाने के रहे हुए हैं, माले से संपर्क रहे जी। तो 2000 और उसके बाद कहे जो इससे पहले 7 चुनाव में शहाबुद्दीन या उनकी पत्नी वहाँ से लड़ चुकी है जी। इस बार उनकी पत्नी इंडिपेंडेंट है। बहुत दिनों तक इंतजार की आरजेडी के सिंबल का, वो नहीं मिला। मिला भी तो लौटा दिया उन्होंने, क्योंकि इस बार उनको जीतना था। क्योंकि जिस तरीके से वो वेशभूषा में नजर आ रही हैं, जो वहाँ पर राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मणों का एक मतलब कहा जाता है कि यही गेम चेंजर है, निर्णायक भूमिका में यही रहते हैं।
तो जो भगवा पट्टा ओढ़े या मंदिरों में जाके पूजा पाठ करना, कन्या पूजन करवाना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हेना साहब समझ चुके हैं कि भाई इनका भी वोट हमको चाहिए, MOI समीकरण से काम नहीं चलेगा। देखिए 1990 से लेकर 2000 के बीच में रमेश कुशवाहा की वहाँ चलती थी, माले थे, और माले का था जो किसी जगह जाके अपना लाल झंडा गाड़ देना, यहाँ से लेके वहाँ तक अब मेरी हो गई। तो उसी से लोग गए थे छुटकारा पाने के लिए शहाबुद्दीन के पास। शहाबुद्दीन ने ऐसे जमींदारों को संरक्षण दिया, बचाया। यहीं से शहाबुद्दीन की कहानी शुरू हुई। बाद में उनका मन बढ़ता गया तो वो उसका दूसरे तीसरे चौथे तरह का काम करने लगे, और उसके कारण जाति और रमेश कुशवाहा के कारण अगड़ी जाति के लोग सिवान में असहज महसूस करते थे। तो क्या इस पर अगड़ी जाति के लोग देंगे जेडीयू को? यही सवाल है मेरा। तो जिसके कारण भाग के वो शहाबुद्दीन से मिले, जो अगड़ी जाति, मतलब बोले जो हम रमेश कुशवाहा को नहीं देंगे वोट, हम शहाबुद्दीन को दे देंगे, जिस कारण से शहाबुद्दीन का साथ भी उन्होंने लिया। और अब 2024 में वही अगड़ी जाति को वो अतीत सामने आ रहा है। तो अतीत सामने आ रहा है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? हेना साहब को मिलेगा। अब 1990 से लेकर 2000 ईस्वी तक रमेश कुशवाहा है जो वहाँ पे एक छत्र राज किए उन्होंने, क्या, और इन्हीं के चुनाव में एक बार मतलब JNU छात्र संघ के जो थे अध्यक्ष चंद्रशेखर सिवान आए थे, जिनकी हत्या हुई थी चौक पे, इन्हीं के चुनाव प्रचार में वो आए थे, जिसका आरोप लगा शहाबुद्दीन पे, बाद में वो साबित भी हुआ। तो ऐसा जो है इस बार अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं RJD से, जिनको लोकसभा लड़ने का कोई मतलब चांस नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं है। चांस तो पहले दिन से वो बैठे हुए थे लेकर के, जो हमको मिलेगा, हमको विधायकी का चुनाव लड़ते आए हैं शुरू से ही। और अवध बिहारी चौधरी यादव हैं, और हेना साहब मुस्लिम हैं, और अगर राज की जो विजय लक्ष्मी के जो है रमेश कुशवाहा, अगर उनसे अगर नाराज हो गई है अगड़ी जाति, तो वहाँ पे अगड़ी जाति का वोट बैंक है कम से कम 4 लाख जी, जो वहाँ पे जमींदार है जी, जिनको आशंका है जो अगर ये MP बन गया तो फिर हमारी जमीन पर कब्जा हो सकता है, लाल झंडा गाड़ा जा सकता है। 3 लाख मुस्लिम हैं, 2.5 लाख यादव हैं। मुस्लिम हेना साहब का कल सिवान में ही नहीं पड़ा है, चला है पता। हेना साहब डैमेज करेगी इस पूरे पॉकेट में, छपरा सिपान गोपालगंज, उस पूरे पॉकेट में साहब नाम से जाने जाते थे वो, बिल्कुल। तो उस पूरे पॉकेट में वो परेशान कर सकती है महागठबंधन को। और हमको लगता है जो अगर पूरा गेम देखा जाए, पूरा प्रचार का अगर सिस्टम देखा जाए, और जो नॉमिनेशन का ये स्टाइल देखा जाए, तो हमको भी लगता है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट है, NDA का इंटरनल सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है, हेना साहब को मिल रहा है। तो हेना साहब इस बार जम के प्रचार कर रही हैं, और अगर यही सीट अगर रिपीट हो जाता वर्तमान सांसद को, कविता सिंह को, या ओम प्रकाश यादव थे जो निर्दलीय एक बार लड़े, बाद में BJP से लड़े, तो वो अगर वो दोनों पर नाव लगाती तब हेना साहब लड़ाई में नहीं रहती। आप उस व्यक्ति को लड़ाई में लगा दिए हैं जिस व्यक्ति से खुद शहाबुद्दीन लड़े थे उनकी नीतियों के खिलाफ जी, और उसी से अगड़ी जाति का वोट शिफ्ट हुआ था शहाबुद्दीन को। तो क्या इस बार भी नहीं शिफ्ट होगा? हम तो लोगों से ही पूछते हैं। तो ऐसे जगह पे, ऐसे दोराह पे लाके अब खड़ा कर दिया अगड़ी जाति को, न उसको निगलते बनता है न उगलते बनता है। तो ये अब वो उस समय का अतीत लोगों के सामने आ गया है। अब वो लोग रमेश कुशवाहा और विजय लक्ष्मी कुशवाहा पर अभी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी सिवान की कहानी है। सिवान में लगभग जीरादेई है, दरौली है, रघुनाथपुर है, बड़हरिया है, दरौंधा है, जिसमें हाँ, और जिसमें 2 पर CPI ML, 2 पर RJD, और दरौंधा में करणजीत सिंह उपचुनाव में जीते थे BJP। जी। और एक तरह से कहें तो कागज पर तो दिख रहा है RJD का गठबंधन मजबूत है, तो वो CPI आप देख रहे हैं, CPI ML, CPI ML, और RJD JDU के कैंडिडेट भी दिए हुए हैं पुराने CPI ML को वाले को, भरे हुए झंडा बदल दिए। तो वहाँ एक गढ़ है, तो उस गढ़ को तोड़ने के लिए हेना साहब उतरी है। लो अपने साहब के रूप में, अपने साहब को आगे करके वो वहाँ पे लड़ रही हैं। वहाँ पे लड़ाई कहीं ना कहीं कठिन है, सिवान कठिन है। हम पहले बोल दिए, जो इस लड़ाई को अगर साहब बीबी और गैंगस्टर का नाम दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए देखिए, महाभारत 2024 के इन 3 सीटों पर हमने आपको बताया, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट
चंदन झा सर ने बताया है कि शिवहर, गोपालगंज और सिवान की लड़ाई कितनी कठिन है, कौन वहाँ पर चांस में आगे जा सकता है, किसके लिए मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बाकी जो और बचे 2 सीटें हैं उन पर आगे चर्चाएं होंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें आपको मिलते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।